गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर जर्नी इनसाइड द एटम। तो क्लास 9th का साइंस में चैप्टर है जर्नी इनसाइड द एटम, उसी के बारे में आज स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास में बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो नई लाइन के साथ शुरुआत करते हैं कि मुश्किलें तो साथ है जिंदगी की, मुश्किलें तो साथ है जिंदगी की, उठूंगा गिरूंगा फिर उठूंगा, आखिर में जीतूंगा, यही मैं ठान के चलता हूँ। ठीक है, तो चलिए, तो बहुत इसी लाइन के साथ शुरुआत करते हैं। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसके पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोग जान लेते हैं। थॉमसन नामक साइंटिस्ट जो थे, जे थॉमसन नामक साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने एटम के बारे में बताया था कि एटम जो होता है वो वाटरमेलन की तरह होता है, और उसमें जो रेडिएबल पार्ट होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कुछ सीड्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, और उन्होंने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसी बात को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया। तो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट जब किए तो गोल्ड फॉयल के से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो रे को गुजारा उन्होंने, तो देखा बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो थे वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर गए, और बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो थे, है ना, वो कुछ स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब अपने पाथ से भटक चुके थे। अब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो थे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, और 12,000 या 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल थे जो अपने ही रास्ते पे वापस आ गए। तो इससे ये निष्कर्ष निकाला कि एटम का जो ज़्यादातर मास होता है वो सेंटर में कंसंट्रेटेड होता है, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो उसी को न्यूक्लियस कहा उन्होंने। तो इसको न्यूक्लियस को डिफाइन कैसे किया उन्होंने? तो न्यूक्लियस को डिफाइन किया कि भाई एटम के सेंटर में कुछ ना कुछ रहता है, तो पूरा होल कंसंट्रेटेड मास रहता है सेंटर में, तो उसी को उन्होंने न्यूक्लियस कहा। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड को के नाम से जाना जाता है कि न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया था? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। तो आज की क्लास में हम लोग यही स्टडी करने वाले हैं। तो ये रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में स्टडी करेंगे। तो इन्होंने क्या किया था कि पहले इन्होंने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था, यही गोल्ड फॉयल था। तो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। तो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में क्या बताया था बच्चों को? तो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में बोला था कि ये गोल्ड फॉयल है, उससे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल को उन्होंने गुजारा। अल्फा पार्टिकल को गुजारने के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे जो रेज थी वो सीधा चली गई, कुछ रेज स्पेशल एंगल पर डिविएट हो गई, और कुछ एंगल बहुत ज़्यादा एंगल पे क्या हो गई, है ना, डेविएट हुई। और 12,000 या 10,000 में से एक रे ऐसी थी जो अपने पाथ से वापस आ गई। तो इससे उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया? इससे उन्होंने ऑब्जर्व ये किया, रदरफोर्ड एक न्यूजीलैंड के फिजिशियन थे, 1911 में उन्होंने परफॉर्म किया था। ठीक है, हम लोग बात करेंगे कि रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन में क्या क्या देखने को मिला उन्होंने। तो वही उन्होंने 4 पॉइंट देखे कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो थे ना वो डेविएट हो गए थे, और बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो थे ना वो स्मॉल एंगल से डेविएट हुए थे। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो थे स्ट्रेट लाइन में चले गए थे, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो थे वो स्मॉल एंगल से डेविएट हुए थे, और बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो थे वो लार्ज एंगल से डेविएट हुए थे, और बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो थे वो क्या हुए थे, अपने पाथ पे बाउंस बैक हो गए थे। यानी 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसे भी थे जो अब जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से एकदम सीधे वापस आ गए थे। तो इससे इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला? इससे ये तो ऑब्जर्वेशन किया, इससे उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि ज़्यादातर एटम जो होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द एटम जो होते हैं उसमें खाली स्पेस होता है। कहीं कि जब देखिए तो बहुत उनका कंक्लूजन ये निकला कि मोस्ट ऑफ द एटम्स जो होते हैं ना वो खाली स्पेस होते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि स्मॉल डेंस पॉजिटिव चार्ज जो सेंटर में होता है उसको उन्होंने न्यूक्लियस बोला था। एटम का लगभग 90% जो मास होता है वो सेंटर में कंसंट्रेटेड होता है, उसको उन्होंने न्यूक्लियस बोला था। फिर बोला कि इंटायर मास ऑफ द जो कंसंट्रेटेड होता है कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। फिर उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस एक्सट्रीमली स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम्स, यानी न्यूक्लियस जो होता है वो एक्सट्रीमली कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम से बहुत स्मॉल होता है। यानी अगर न्यूक्लियस की साइज की बात करोगे और एटम की साइज की बात करोगे तो उसमें 1 लाख
टाइम्स गुना का अंतर होता है। यानी अगर 10 की पावर माइनस 10 अगर एटम का साइज है तो 10 की पावर माइनस 15 ये हमारा न्यूक्लियस का साइज होता है। ठीक है, यानी इस मार्कर को अगर मान लेते न्यूक्लियस का साइज है तो इस मार्कर को, ये पेन को 1 लाख टुकड़ा में कन्वर्ट करेंगे तो उसका एक पार्टिकल का जो साइज होगा वो न्यूक्लियस का साइज होगा, और इसका जितना साइज होगा ये एटम का साइज होगा। इतना का डिफरेंस था। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग फिर उनका लिमिटेशन क्या था, तो उनका लिमिटेशन ये था कि उन्होंने क्या किया, कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, यानी एटम की स्टेबिलिटी को उन्होंने एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए, ये उनकी कमी थी। ये कुड नॉट एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, और इन्होंने ये भी एक्सप्लेन नहीं किया कि उन्होंने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो प्लैनेटरी मोशन में मूव करते हैं, जिगजैग पाथ पे, तो ऐसा नहीं था। फिर नील्स बोर्ड ने इसकी आगे की खामियों को दूर किया, बोला कि नहीं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो फिक्स ऑर्बिट में मूव करते हैं, फिक्स सेल में मूव करते हैं। ठीक है, और इस बात को लोगों को नील्स बोर्ड ने बोला था। तो हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे वो थॉमसन मॉडल ने क्या बोला था, थॉमसन मॉडल ने ये बोला था कि एटम जो होते हैं वाटरमेलन के समान होते हैं, जिसमें से पॉजिटिव चार्ज जो पार्टिकल्स होता है वो रेड पल्प जो एडिबल पार्ट होता है उसको पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बोला था उन्होंने, जो सीड्स होते हैं उसको उन्होंने बोला था नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, और उन्होंने बोला था कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो होती है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और उन्होंने एटम के स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ये उनकी लिमिटेशन थी। थॉमसन ने क्या किया, रेड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया, इससे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स को गुजारा, उससे वो देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल तो डिफिएट हो जा रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल ज़्यादा एंगल पर डिविएट हो रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल डिविएट हो ही नहीं रहे, सीधा निकल जा रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल अपनी पाथ से वापस आ जा रहे हैं। तो इससे उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि एटम के अंदर बहुत ऐसा जगह है जो खाली रहता है। फिर दूसरा उन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया, दूसरा कंक्लूजन ये निकाला कि एटम का जो होल मास है वो पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड कहाँ रहता है, सेंटर में रहता है, उसको उन्होंने न्यूक्लियस दिया। तो न्यूक्लियस की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। तीसरा उन्होंने इंपॉर्टेंट बात बोला था कि एटम का 90% से ज़्यादा मास कहाँ होता है, सेंटर में कंसंट्रेटेड होता है। चौथी बात उन्होंने बोला था कि एटम का जो साइज होता है और न्यूक्लियस का साइज होता है उसमें 1 लाख गुना टाइम्स का फर्क होता है। यानी अगर एटम का साइज 10 की पावर माइनस 10 है तो न्यूक्लियस का साइज 10 की पावर माइनस 15 होगा। उसके बाद उन्होंने लिमिट, उनकी कुछ कमियां रह गई थी, उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इन्होंने ये भी नहीं बता पाए कि कौन से सेल यानी कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसको एक्सप्लेन किया था नील्स बोर नामक साइंटिस्ट ने। किसने एक्सप्लेन किया था, नील्स बोर नामक साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, इसके बारे में जिन्होंने एक्सप्लेन किया था उसको हम लोग बोलेंगे नील्स बोर नामक साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो नील्स बोर ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो अपने फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, यही अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फिक्स्ड ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। तो नील्स बोर ने की, और उन्होंने सेल का डिफाइन किया कि के सेल होता है, एल सेल होता है, एम सेल होता है और एन सेल होता है। इसके बारे में उन्होंने अच्छा से स्टडी किया। ठीक है, तो इसी का ये नोट्स है कि रदरफोर्ड एक फिजिशियंस थे, इन्होंने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में बोला गया इनका कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई एटम जो होते हैं इनके बहुत सारे खाली स्पेस होते हैं, और ज़्यादा जो भी पूरा मास कंसंट्रेट कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस पे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस की चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है, और न्यूक्लियस का जो साइज होता है बहुत छोटा होता है एटम के कंपेयर में। ठीक है, फिर वही बोला गया था कि इन्होंने टीनी पॉजिटिव हैवी और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस सेंटर पे होता है, कंटिन्यूअस ऑलमोस्ट इंटायर द मास ऑफ द एटम्स, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द सर्कुलर पाथ, साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम्स। ठीक है, एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, एटम इलेक्ट्रॉनली न्यूट्रल होता है। यानी जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं एटम में उतने ही निगेटिव चार्ज होते हैं।
तभी तो एटम न्यूट्रल होता है। जैसे हीलियम में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 प्रोटॉन्स भी होंगे। अगर सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 11 प्रोटॉन्स भी होंगे, तभी सोडियम क्या है, स्टेबल है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। ठीक है। फिर रदरफोर्ड की कुछ कमियां थी, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड तो इलेक्ट्रॉन लॉसेज द एनर्जी फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, यानी कि अगर वो इलेक्ट्रॉन बार बार चक्कर लगाएगा न्यूक्लियस का तो क्या होगा, वो एक बार आके गिर जाएंगे, है ना, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस पे आके गिर जाएगा। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द एटम्स, इट कुड नॉट आइडिया ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट शेल, यानी डिफरेंट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसका आइडिया उनके पास कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। थोड़ा इस वीडियो पर प्यार बरसाइए। समर्पण क्लासेज वर्ल्ड के जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो समर्पण क्लासेज वर्ल्ड पर जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं, जो 6 से लेकर 12 तक सारे क्लास के सारे वीडियो अवेलेबल हैं, सारे सब्जेक्ट के, तो वो जाके देख सकते हैं। और मुझे ऑफलाइन पढ़ने के लिए सुपौल समर्पण क्लासेज में जाके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।